वेस्ट बैंक के जेनिन में यबा टाउन में बड़ी घटना हो गई जब रेजिस्टेंस ने लगातार 4 आईडीएफ सोल्जर्स पे गोली चलाई। उसके बाद जो री इन्फोर्समेंट फोर्स आई और जिसमें 4 व्हीकल्स थी, यानी 4 सोल्जर, उसके बीच 4 व्हीकल्स थी जिसमें बाकी सोल्जर्स थे, वो जब आगे बढ़ी तो एक्सप्लोजिव डिवाइस ठीक उनके सामने ब्लास्ट हो गई और चारों व्हीकल्स वहीं के वहीं जाम हो गई और उसमें कई इजरायली सोल्जर्स घायल हुए। देखिए, लगातार रोज हम आपको बता रहे हैं कि इजरायली सोल्जर्स वेस्ट बैंक में घायल हो रहे हैं, मार खा रहे हैं। आज आईडीएफ ने ऑफिशियली कह दिया है। आपको याद होगा गाजा में भी हमने मेरे जो 2 चैनल बैन हुए उसमें भी कई वीडियोस मेरे इस तरह के थे जिसमें हमने आपको कहा था कि गाजा में भी आईडीएफ ने मार्च और अप्रैल से, बल्कि कुछ ने तो दिसंबर 2023 से, जब बड़ी घटना नॉर्थ गाजा बेत लैया में हुई थी, बेत हनून में, जबलिया में हुई थी, उसके बाद से कहना शुरू कर दिया था कि यहां पर लड़ना मुश्किल है। लेकिन उसके बाद देखिए फिर मार्च में, जुलाई में भी कहा। अब वेस्ट बैंक में आईडीएफ के लोग खुद कह रहे हैं कि यहां लड़ना मुश्किल है, क्योंकि ये जो वेस्ट बैंक को जिस तरीके से रेजिस्टेंस ने घेराबंदी बनाई। एक बात आप समझ लीजिए, देखिए, चाहे वो दुनिया की कोई जगह हो, मैं युद्ध की जब एनालिसिस करता हूं और 1857 पे मेरी 2000 पेज की किताब है वॉर ऑफ सिविलाइजेशंस, उसमें छोटी से छोटी लड़ाई जो कहीं भी लड़ी गई, आप सोचिए तमिलनाडु से लेके गिलगिट जो इस समय पाकिस्तान का हिस्सा है, जो पीओके का हिस्सा है, वहां तक की हमने एक एक इंसिडेंट को कवर किया है। अब सवाल यहां पर यह है कि जो एक तो होता है पर्टिकुलर पैटर्न की, एक जो खास परिस्थितियां होती हैं, हर जगह की खास होती है। जैसे गिलगिट की खास होगी 1857 में, तमिलनाडु की खास होगी 1857 में, लखनऊ की 1857 में खास होगी। अगर आज उन्हीं जगह लड़ाई हो तो एक अलग सिचुएशन होगी, उसकी अलग एनालिसिस पेश करनी होगी। लेकिन एक जो जनरल ट्रेंड मैंने देखा है सारी, और खास तौर पे जो रेवोल्यूशनरी वॉर्स होती है उनकी मैं बात कर रहा हूं, उनमें क्या होता है कि जहां पर कोई भी जो भी ज्यादा ताकतवर जो है फोर्स, वो सफल हो जाती है अगर रेजिस्टेंस ना हो। जहां रेजिस्टेंस हो, जरा सा भी रेजिस्टेंस जहां हो, वहां पर वो दबा नहीं पाते। और खास तौर पे देखिए, जो कुछ एरियाज होते हैं जहां पर रेजिस्टेंस कंसिस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस बस चलते रहना चाहिए, विरोध एक लगातार, और इन मामलों में सशस्त्र संघर्ष, यानी जो एक अहिंसक तरीका, एक लड़ाई होती है, चलती रहती है। आप पिटीशन डालते हैं, फिर धरना प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, उस पर लाठीचार्ज होता है, फिर वो खत्म हो जाता है, इस तरह का। लेकिन जो सशस्त्र संघर्ष होता है वो आप देखिए लंबा चलता है, और रेजिस्टेंस जब तक रहता है, भारत में आज भी रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं है, और इस वजह से मनमानी जो है राज अपनी नहीं कर पा रहा। अंग्रेजों ने भी अपनी मनमानी, अब सोचते हैं लोग 190 साल अंग्रेजों ने शासन किया, तो ऐसा नहीं है। अंग्रेजों ने ग्रेजुअली धीरे धीरे 1856 में जाके अवध को उन्होंने एनेक्स किया, तब आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से में उनका कब्जा था। फिर भी उसमें 500 से ऊपर प्रिंसली स्टेट्स अलग थे। और उसके बाद 1857 जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ, और उसके बाद 1947 तक लगातार अंग्रेजों का लिमिटेड रूल रहा है। ये ब्रिटिश हिस्टोरियंस एरिक स्टोक्स और क्रिस्टोफर बेली, इस तरह के लोगों का की पूरी एनालिसिस है, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस है, जिसने खुद कहा है कि वो लिमिटेड रूल था। ऐसा नहीं था कि सब जगह हर एक कोने में उनकी रिट चलती थी, जो उन्होंने कहा वही होता था। लगातार रेजिस्टेंस होता रहा, जहां जहां रेजिस्टेंस होता था वहां पर अंग्रेज सरकार को पीछे हटना पड़ता था। न्यूमरस उनको लॉज लाने पड़ते थे, किसानों को, आदिवासियों को, तमाम ऐसे तबकों को, मजदूरों को पैसिफाई करने के लिए। तो अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि वेस्ट बैंक में देखिए रेजिस्टेंस चल रहा है। आईडीएफ की एक खास समस्या है जो शायद दूसरी सेनाओं की नहीं है। वो समस्या ये है कि आईडीएफ जो है लंबी लड़ाई लड़ने के लिए बनी नहीं है। उसको जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इजराइल छोटा स्टेट है, इट्स अ स्मॉल स्टेट, उसका लैंड मास छोटा है, उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास हथियार हैं, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास अमेरिका का साथ है, ये सारी चीजें हैं। तो वो क्या है कि जो इस तरह के नेशन होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी होती है और दुनिया के बड़े बड़े सबसे बड़े सुपर पावर का साथ होता है, तो वो शॉर्ट और स्विफ्ट वॉर्स लड़ते, तड़ से मारो, एकदम सरप्राइज कर दो दुश्मन को, जीत जाओ। जैसे 1967 में अरब इजराइल वॉर में हुआ, और 1973 में जब इजिप्ट ने अटैक किया, यानी जब कोई और अटैक करता है जैसे 7 अक्टूबर 2023 में, तो ये फंस जाते हैं।
1973 में भी जब यम किपर वॉर हुई थी तो इजिप्ट ने अटैक किया था और इजराइल उसमें कुछ दिन के लिए फंस गई थी। हालांकि उसने फिर ओवरकम कर लिया क्योंकि वो बाहर से हमला था, तो उसने अपने येन प्रकारेण उसने ये चीज इंश्योर की कि लंबी लड़ाई ना चले, जल्दी संधि हो जाए। अब यहां पर क्या है, यहां पर लंबी लड़ाई 7 अक्टूबर से लगातार आईडीएफ लड़ रही है। सीरिया में भी घुस चुकी है, लेबनान में भी घुस चुकी है, सब जगह ओवर स्ट्रेच्ड है। वेस्ट बैंक में अलग एक फ्रंट खुला हुआ है, गाजा में अभी युद्धबंदी है लेकिन ट्रूप्स वहां पर अभी भी मौजूद है क्योंकि कभी भी लड़ाई शुरू हो सकती है। ये पूरी ये जो परिस्थिति है, इसमें देखिए जो लगातार खबरें आ रही हैं कि पिछले 48 घंटों में 21 जगह रेजिस्टेंस हुआ है। 21 जगह रेजिस्टेंस हुआ है और बड़ा तगड़ा रेजिस्टेंस हुआ है। उसमें कुछ जगह तो जैसे जेरूसलम में हमने आपको बताया था, हिजमा एरिया में, जहां बस जो सेटलर्स की बसेस पे सीधे हमला हुआ था, आज फिर उसी जगह हमला हुआ, जबकि कल आईडीएफ ने वहां कई लोगों को अरेस्ट किया, गोली भी चलाई थी, सब कुछ हुआ था, लेकिन आज फिर वहीं पर उसी जगह एक दूसरी बस पे हमला हुआ। तो ये जो देखिए स्पिरिट है, इसीलिए आईडीएफ कह रहा है कि यहां पर अब ट्रंप ने जैसे कह दिया कि गाजा ये डिस्प्लेस हम पैलेस्टीनियंस को कर सकते हैं। वेस्ट बैंक के बारे में भी एक पहले ही ट्रंप एक ड्रामा कर चुका है कि सॉवरेंटी वेस्ट बैंक की हमने इजराइल को दे दी, जैसे उसके बाप की है, वो एक अलग सवाल है। लेकिन यहां पर बात वही आती है कि वेस्ट बैंक को लेके इजराइल ये सोचता है कि चलो कुछ तो हम हथियार लें, कुछ हिस्सा हथियार लें वेस्ट बैंक का, पूरा तो कभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि जॉर्डन और इजिप्ट तमाम इस तरह की फोर्सेस, सऊदी अरेबिया से भी एक विवाद हुआ, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इजराइल ये सोचता है कि कुछ हम हिस्सा हथियार लें, वो हिस्सा भी हथियाने में जेनिन पे इसका खास जोर है। लेकिन जेनिन में लगातार लड़ाई हो रही है। जैसे मैंने बताया यबाद में शुरुआत ही आज की थी कि एक बड़ा अटैक हुआ जिसमें इजरायली सोल्जर्स और व्हीकल्स पे हमला हुआ। उसके बाद सिलाद अल हरीतिया जो वेस्टर्न एक्सेस है, यानी जो एंट्री पॉइंट है, वो मैं आपको लगभग मेरे ख्याल से हर दूसरे दिन बताता हूं, सिलाद अल हरीतिया का नाम आता है क्योंकि यहां पर आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, जाम है एकदम, जैसे ट्रैफिक जैम होता है। आप सोचिए 15 दिन हो गए हैं आईडीएफ को ऑफेंसिव शुरू हुए जेनिन के खिलाफ, 15 दिन, और एक ट्रैफिक जैम की तरह एक पॉइंट के आगे आईडीएफ नहीं बढ़ पा रही, वो बढ़ ही नहीं पा रही। अच्छा, दूसरी बात देखिए, नाब्लस में यही स्थिति है। जाफा स्ट्रीट नाब्लस में, मैं आपको बस एक थोड़ा इंडिकेशन दे रहा हूं, जाफा स्ट्रीट नाब्लस में, उसके आगे आईडीएफ नहीं बढ़ पा रही। हिब्रोन में बेत कहिल टाउन है, उसके आगे आईडीएफ नहीं बढ़ पा रही। अब देखिए ये बिल्कुल स्पेसिफिक मैं आपको नाम बता रहा हूं। उसके बाद देखिए रमल्ला में कफरनामा, अब रमल्ला में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की राजधानी है रमल्ला, लेकिन कफरनामा जो जगह है, जो शहर है, जो हमास का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उसमें वहां पर मतलब उसका जो इंटरसेक्शन है, जो सेटलमेंट है जहां फिलिस्तीनी रहते हैं, वो तो और अंदर है, डेंस है, वो बाहरी इलाके से भी अंदर नहीं घुस पा रही है। एक जगह पूरी तरह से वो जाम है। उसके बाद ट्यूबस में तमूम, क्योंकि तमूम में देखिए बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। करीब एक हफ्ता पहले कई आईडीएफ सोल्जर्स मारे गए थे, उसके बाद रेजिस्टेंस के फाइटर्स मारे गए थे, और इस समय एक वहां भी स्टेलमेट आ गया है। और किस जगह, अल मिशमास जो एरिया है ट्यूबस का, यहां पर स्टेलमेट हो गया है, यहां पर आईडीएफ की फोर्सेस आगे नहीं बढ़ पा रही। अब चलिए हम लोग दूसरी जगह चलते हैं, दूसरी रीजन्स की खबरों में। सबसे बड़ी बात देखिए, आज ये साफ कह दिया है ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ने, उन्होंने साफ कह दिया है कि हम अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेंगे। ईरान ने कह दिया है हम अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि अमेरिका कभी भी सिंसियरिटी के साथ कोई चीज वादा भी करता है तो उसको निभाता नहीं है। और उन्होंने बताया कि 2015 में बैरक ओबामा के समय न्यूक्लियर डील वगैरह साइन हुई थी, उसके बाद ट्रंप ने आते ही उसको खत्म कर दिया। उसके बाद ये भी कहता रहा कि हम बात करेंगे, लेकिन वो बात नहीं करता रहा। और दूसरी जो उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई, जो भारत को सीखनी चाहिए, अब आप देखिए, अब आप लोगों ने पूछा, आप लोगों में से ही आप ही लोगों ने पूछा कि जो हथकड़ियों में भारत के लोग डिपोर्ट हुए उसका क्या। अब ट्रंप ने इलेक्शन में यह कहा था कि हम जो फॉरेन इमिग्रेंट्स हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, अमेरिका में भरे हुए हैं, भाई अमेरिका को लोग पता नहीं क्या समझता है, हालांकि वो धीरे धीरे थर्ड वर्ल्ड कंट्री बनता जा रहा है। लेकिन चलिए, आम लोग उसको नहीं मानते, उसमें पूरी दुनिया के लोग घुसने की कोशिश करते हैं, ये बात सच्चाई है।
ट्रंप ने कहा इलीगल इमिग्रेंट्स को हम बाहर करेंगे, लेकिन उसका तरीका होता है, उसका एक तरीका होता है। हथकड़ियों से आप भेजोगे, मेक्सिको हथकड़ियों से भेजा आपने, हथकड़ी लगा के इमिग्रेंट्स को आपने कई लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में आपने हथकड़ी लगा के भेजा, भारत में आपने हथकड़ी लगा के भेजा और भारत सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। जब जयशंकर प्रसाद भारत का फॉरेन मिनिस्टर वो उठ के कहता है और उसने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उसने कहा कि हम लोग पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जबकि पूरा वीडियो इसका है, पूरा वीडियो है, पूरा ऑफिशियली जिस अमेरिकन गवर्नमेंट एजेंसी ने डिपोर्ट किया उसका पूरा वीडियो आया है कि देखिए भारत से हमने इन लोगों को इस तरह डिपोर्ट किया। उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे हाथ पीछे, मतलब हाथ पीछे बंधे हुए हैं, चेन, पैर जैसे, मतलब पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां। वो जो शोले वाला डायलॉग मुझे गब्बर सिंह का याद आ जाता है जब वो संजीव कुमार से कहता है। तो ये जो इस तरीके से उनको लाया गया ह्यूमिलेट करके, ये जो अमेरिका का, अच्छा इसमें ट्रंप और उसकी बात नहीं, अमेरिका का तरीका है, वो पूरी दुनिया को, वो अपने को दादा समझता है सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद खासतौर पे, और पूरी दुनिया को अपना गुलाम समझता है। तो वो उसी तरह से ट्रीट करता है, उसी भाषा में बात करता है। और ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे, मोदी कहते थे मेरा दोस्त है वो, ट्रंप ने कई बार ऐसी ह्यूमिलेटिंग भाषा में मोदी के बारे में भी कहा है, इस बार बुलाया भी नहीं। देखिए अब फर्क क्या है, ईरान और भारत में क्या हुआ। भारत में जब भारत का ह्यूमिलेशन अमेरिका करता है तो भारत चुप रहता है। जब ईरान ने एक बार देख लिया कि अमेरिका के साथ बातचीत करने का नतीजा कुछ नहीं निकला, उसके अलावा उसने और कोशिश की, कुछ नहीं निकला, बल्कि इजराइल को अमेरिका सपोर्ट करता रहा और उसके साथ साथ ईरान से झूठ बोलता रहा, मीटिंग्स फिक्स करता रहा, उनको टालता रहा। और जो बात खमैनी साहब ने आज कही है वो ये कही है कि इट इज नॉट ऑनरेबल, यानी ये हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है अमेरिका से बात करना। अब ये बड़ी बात है। देखिए इसमें कोई ये बात नहीं है कि हम अमेरिका से कोई बात नहीं करेंगे या हम बातचीत करके सब कुछ सुलझाएंगे। ईरान का अपना रास्ता है, क्रांतिकारी रास्ता है, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का वो लीडर है, अब वो बना रहेगा और क्रांतिकारी जो ताकतें हैं दुनिया में आगे बढ़ रही हैं, आप देख रहे हैं रशिया और चाइना का भी उनको सपोर्ट है, नॉर्थ कोरिया का भी सपोर्ट है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि ऑनरेबल क्या है। ईरान ने कहा है कि हम इस चीज को ऑनरेबल नहीं मानते, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है अमेरिका से जब हम बात करते हैं, भारत के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचती जब हथकड़ी लगा के लोग यहां भेजे जाते हैं। और इस पर कोई बोलने वाला नहीं, कुछ कहने वाला नहीं है, विपक्ष के मुंह में ताला लगा है, आप जानते हैं। इसीलिए मैं जब विपक्ष के बारे में बात करता हूं तो लोग वो मिमियाने लगते हैं। लेकिन आप कल दिल्ली में देख लीजिएगा, जो रिजल्ट है पहले से मैं जानता था, उसमें कोई नई बात नहीं है। जो भी होगा, मतलब अच्छी खासी तरीके से बीजेपी का जहां कोई स्थान नहीं था, जहां बीजेपी उस तरह से आने वाली नहीं थी, वहां पर एक जगह उसके लिए बना दी गई है। कल जो भी होता है वो तो कल ही की समझ में, इसीलिए मैंने उस पर कोई भविष्यवाणी नहीं की। अब देखिए ईरान के इस बोल्ड स्टेटमेंट के बाद एक और भारत को लेकर समस्या आ गई। अब ये जो समस्या है बड़ी गजब की है। भारत में एक सिटी काउंसिल मेंबर अमेरिका की है, उनके भारत का भी पासपोर्ट है, क्षमा सावंत मेरे ख्याल से महाराष्ट्र की है, क्योंकि सावंत सरनेम महाराष्ट्र का होता है, मराठा जो मराठा अपर कास्ट होता है उसका। क्षमा सावंत जो है वो सियाटल अमेरिका में बड़ा लिबरल एक सिटी का है, उसकी सिटी काउंसिल मेंबर रही है। उनको भारत सरकार वीजा नहीं दे रही, क्योंकि सियाटल में जो इंडिया का जो इंडियन एम्बेसी का जो काउंसुलेट है उसने इनको 3 बार इनको वीजा देने के लिए रोक दिया। क्यों? क्योंकि ये मोदी के आलोचक है। अब आप बताइए इस तरह की चीज, यानी अमेरिका, कोई अगर अमेरिकन जो ट्रंप का आलोचक है, लाख बुराइयां हैं अमेरिका में, मतलब शैतानों का वो सरदार है, लेकिन वो ये स्थिति नहीं है कि यहां कोई अमेरिकन आए जो ट्रंप का आलोचक हो, या जब बाइडेन की सरकार थी बाइडेन का आलोचक हो, उसको अमेरिकन सरकार वीसा न दे। ये बात नहीं है। ये देखिए क्षमा सावंत, और वो क्षमा सावंत जो है सियाटल की सिटी काउंसिल, वो धरने पे बैठ गई, बाकायदा वो धरने पे बैठी और उन्होंने इस चीज को कहा कि, और उनके साथ और लोग भी थे, और इंडियन एम्बेसी से उनकी, मतलब इंडियन एम्बेसी का जो काउंसुलेट है सियाटल में, वहां पर उनसे एक तरह से भिड़ंत भी हुई, मतलब शब्दों में, और ये पूरा वीडियो भी आया।
उसके बाद देखिए ट्रंप ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के खिलाफ सैंक्शन लगा दिए, यानी जिस कोर्ट ने नेतन्याहू और तमाम लोगों को के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था उस पर सैंक्शंस लगा दिए और कहा कि उससे जुड़े हुए लोग, जो लोग उसमें अधिक वो हैं, वो खुद ही मतलब यूएन की ही बॉडी है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पूरा एक इंटरनेशनल सारे देशों ने मिल के बनाया है। अमेरिका उससे अपने को अलग कर रहा है, इजराइल अलग कर रहा है, उसके खिलाफ सैंक्शन लगा रहा है और यह एक तरह से दुनिया के सामने ये वेकअप कॉल है और कुछ मामलों में नेगेटिवली पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि कम से कम दुनिया को पता तो चल रहा है कि अमेरिका एक आइसोलेशनिस्ट, अमेरिका किसी से कोई संबंध नहीं चाहता, अमेरिका किसी से कोई संबंध नहीं चाहता, अमेरिका बस इजराइल से संबंध चाहता है, इजराइल के वो सब कुछ लुटा देगा। अभी आप सोचिए इतनी बड़ी चीज है जिसमें अब ट्रंप यहीं फंस रहे हैं। देखिए एक एजेंसी है यूएस एड, आपने उसके बारे में शायद पहले भी कहा था। यूएस एड जो है वो एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो फंड करती है एनजीओज को अमेरिका में। अब ट्रंप यूएस एड के पीछे पड़ा है कि इसने बाइडेन के समय ट्रांसजेंडर ग्रुप्स को, ऐसे ग्रुप्स को जो समाज को तोड़ने वाले ग्रुप्स हैं, और कुछ हद तक मैं भी इत्तेफाक करता हूं क्योंकि मतलब एक जो मतलब ये समलैंगिकता और इस तरह की चीजें ठीक है अपनी जगह रहें, लेकिन इसको बहुत ज्यादा वो करना, इसको बढ़ाना और जबरदस्ती थोपना, खासतौर पे बच्चों पे, कि जो अमेरिका के स्कूल्स में हो रहा था बाइडेन के समय, कि जबरदस्ती थोपा जा रहा था कि बच्चे अपना जेंडर खुद चुनेंगे। अरे मतलब भगवान ने जैसे बनाया वैसे नहीं, खुद चुने। तो इन सब चीजों पे यूएस जो एआईडी है वो ऐसे ग्रुप्स को फंड कर रहा था। ये ट्रंप का एलिगेशन है। इस पे एलॉन मस्क लगा है, एलॉन मस्क, और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी अमेरिका में हो रही है कि वो फंड्स जो यूएस एड के वो सारी जगह इस तरह के ट्रांसजेंडर और ऐसे एजेंडेज जो होते हैं एलजीबीटीक्यू वाले, उनको बढ़ाने के लिए क्यों दिया गया। लेकिन यूएस एड ने एक और बुरा काम किया जिस पर ट्रंप चुप है, एलॉन मस्क चुप है, और वो काम है इजराइल को फंड करना। आप सोचिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स इजराइल को उसने दिया है, और एक ऐसे संस्थान को दिया है इजराइल के जो फिलिस्तीनी जो डेड बॉडीज हैं उन पे एक्सपेरिमेंट्स करता है। अब बताइए, जो फिलिस्तीनी डेड बॉडीज हैं उन पे वो एक्सपेरिमेंट करता है। ये पूरी स्थिति। देखिए मेरे पास इस समय, मैं मजबूर हूं बहुत परिस्थितियों से। सब्सक्राइबर्स देखिए हमारे बिल्कुल उस पर एक जाम लगा हुआ है। जब भी मैं दूसरा वीडियो करता हूँ मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए, जो मेरा डिस्क्रिप्शन कैरी करते हैं, तो हमारे सब्सक्राइबर्स कुछ 40-50 बढ़ जाते हैं, नहीं तो लगातार वो एक तरह से, इसीलिए मतलब एक जाम किया हुआ है। रोज 5-6, एक किसी दिन 2, किसी दिन माइनस। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाया था। मैं चाहता हूं और वीडियोस आपके पास लाऊं, और भी और दिन में मैं उसमें करूं, लेकिन मैं जानता हूं कि उसमें व्यूज फिर यूट्यूब लिमिट कर देगा, इसलिए मैं एक वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट करता हूं। लेकिन मैं टेलीग्राम को अपने, और एक्स जो एक्स का हैंडल है, और हमारी वेबसाइट, क्योंकि ये चैनल जब बैन होगा, जैसे होगा जो भी स्थिति बनेगी, तो वेबसाइट पे सीधे हम कंटेंट डालेंगे। जो हम आपसे बात करते हैं वो हम वेबसाइट पे करेंगे। तो देखिए हम सारी चीज़ों का लिंक दे रहे हैं। ईमेल का भी लिंक मैंने कई बार दिया, आप लोगों ने उसमें बहुत कम रिस्पॉन्ड किया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप लोग उसको देखिए और आप रिस्पॉन्ड करिए। मैं आपसे ज़रूर एक डायलॉग में आऊँगा, कुछ मदद भी हमको अगर चाहिए तो आपसे मांगूंगा कि भाई कुछ टेक्निकल हेल्प अगर इसमें मिले। उसके बाद देखिए एक और खबर है कि नेतन्याहू से पूछा गया एक इंटरव्यू में कि पैलेस्टीनियन स्टेट जो है, अच्छा उसमें उसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि अभी जो ट्रंप का बयान आया गाजा के बारे में, उसमें सऊदी अरेबिया का भी उसने नाम लिया कि वो भी फिलिस्तीनियों को ले सकता है, और एक बयान अमेरिका ने दे दिया कि सऊदी अरेबिया पैलेस्टीनियन स्टेट के पक्ष में नहीं है। सऊदी अरेबिया ने तुरंत कहा नहीं, मैं हम हैं और इजराइल से नॉर्मलाइजेशन हमारा तभी हो सकता है, इजराइल से संबंध हमारे तभी हो सकते हैं जब पैलेस्टीनियन स्टेट बने, सऊदी अरेबिया ने कह दिया। उसके बाद नेतन्याहू ने आज कहा कि अगर सऊदी अरेबिया को इतनी चिंता है तो सऊदी अरेबिया अपने यहां पैलेस्टीनियन स्टेट बना ले, और वहां पर उसके बहुत वास्ट टेरिटरीज हैं। अब ये देखिए, ये अंदर ही अंदर सऊदी अरेबिया ईरान के करीब जा रहा है, सब लोग जानते हैं। चाइना ने दोनों में बातचीत कराई। अब जियो पॉलिटिकल लेवल पे अमेरिका को अच्छा नहीं लग रहा है, नेतन्याहू को भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सऊदी अरेबिया को इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन भी चाहिए इनको, इजिप्ट से भी चाहिए,
जॉर्डन तो है ही इनके कैंप में, इजिप्ट भी इनके कैंप में है, लेकिन इजिप्ट ने इधर आज ही, बल्कि इजिप्ट के एक सीनियर मिनिस्टर ने, एक यूएनओ के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने कहा कितनी बार हमने एक प्रैक्टिकल प्लान इजराइल के सामने रखा है पैलेस्टीनियन स्टेट का, कितनी बार, लेकिन ये लोग कभी भी उस पर बात करने को तैयार नहीं होते। और आप ट्रंप की बात, मैंने जो कल आपको बताया था, 2019 में ट्रंप ने अपने सन इन लॉ से, जारेड कुशनर से कहा था कि नेतन्याहू इज नॉट इंटरेस्टेड इन अ डील ओवर पैलेस्टाइन। ये ट्रंप जानता है इस बात को। तो अब देखिए जो पूरी एक स्थिति है, नेतन्याहू जितना भी तंज कर लें, ये कर लें, अंदर वो फंसे हुए हैं। और अंदर फंसे हुए का एक और आ गया उदाहरण, जो योव गालन, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर, जिनको इन्होंने खुद डिसमिस किया था नेतन्याहू ने, आज उनका इंटरव्यू आया। एक तो उनके इंटरव्यू में, और वो मेरे एक्स हैंडल पे उस वीडियोस भी हैं उनके इंटरव्यू, उन्होंने एक इंटरव्यू में 4-5 बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई। एक उन्होंने बात ये बताई कि जब सैयद हसन नसरल्ला, अमर शहीद सैयद हसन नसरल्ला, हिजबुल्लाह चीफ का जब असैसिनेशन हुआ 17 सितंबर को मेरे ख्याल से, तो उस दिन, उसके पहले, उस समय गैलन डिफेंस मिनिस्टर थे, बाद में ये दिसंबर में हटा दिए गए, इनकी नेतन्याहू से लड़ाई हो गई। उस समय इनका कहना है कि उस समय हमने जब जो लोग बॉम्ब करने जा रहे थे, एयरफोर्स की टीम, उससे हम बात कर रहे थे, उसने कहा, हमने पूछा कितने टन बम गिराओगे, तो उन्होंने कहा 40 टन बम हम गिराएंगे, जहां पर अंदर बंकर में शहीद नसरुल्लाह की मीटिंग चल रही। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि इसका सक्सेस रेट क्या है, मतलब, तो उसने कहा 90%। तो फिर गालिन ने कहा, हमने कहा कि नहीं 40 नहीं 80 टन गिराओ, ताकि 99% सक्सेस रेट हो। और फिर देखिए वो वीडियो भी आज जारी हो गया। इतना मतलब ब्लास्ट होता है जमीन में, इतना मतलब ऐसा वो है, अगल बगल लोग भी हैं, वो गाड़ियां हिलती हैं, पूरी धरती हिलती है, लेकिन अगल बगल के लोग मारे नहीं जाते हैं। वो अंदर बम पूरा प्रिसिशन से गाइडेड था, वो पूरा नीचे जाता है। मेरे एक्स हैंडल पे है, आप जाके देखिए, इतना बड़ा क्रेटर, जैसे वॉल्केनो इरप्ट कोई कर गया है, या आपने मतलब अर्थक्वेक आ गया, उसमें जो जमीन धस जाती है, 80 टन बम। और मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं कि सैयद हसन नसरुल्लाह को कोई चोट नहीं लगी थी, वो साउंड से मरे, उसका जो साउंड था, उसके साउंड वेव से उनकी डेथ हुई। तो गैलन ने एक तो ये कहा। दूसरी बात, गैलन ने ये भी कही कि नेतन्याहू बेहद डरपोक आदमी है। और दूसरा उसने कहा कि 7 अक्टूबर की जो घटना है, नेतन्याहू तो डर रहा था कुछ करने को, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। उसके बाद उसने एक और बात कही, उसने कहा कि लेबनान में, जब हमने पहले ही कहा था कि लेबनान में एक ऐसा हमला करो कि एक साथ बॉम्ब ब्लास्ट भी पेजर वाले हों, फिर ग्राउंड अटैक भी हो, उसमें भी नेतन्याहू डर रहा था कि बहुत लोग मारे जाएंगे। अब ये जो अब नेतन्याहू अपनी छवि ये दिखाता है कि नहीं, मैं तो किसी की परवाह नहीं करता, मुझे इजराइल के अलावा किसी से मतलब नहीं, और इजरायली इंटरेस्ट सर्वोपरि है, नेतन्याहू तो ये कहता है। लेकिन गैलेंट उसका उल्टा कह रहा है, वो कह रहा है ये डरपोक है। अब ये जो देखिए, अब गैलेंट का ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि इजराइल के चैनल 14 ने इसको इंटरव्यू किया, और चैनल 14 नेतन्याहू का चैनल, ये खास मतलब जो एक्सट्रीम राइट विंग नेतन्याहू के प्रो ये चैनल है, उसने इंटरव्यू किया। तो क्यों किया? मतलब नेतन्याहू की सिचुएशन ये होती चली जा रही है कि राइट और लेफ्ट दोनों से वो पिसता चला जा रहा है। यानी जो ऑपोजिशन है, लेफ्ट क्या, वो सब ज़ायनिस्ट ही हैं, लेकिन जो भी कहने के लिए हो, जो ऑपोजिशन है, जो लेबर पार्टी वगैरह है वहां, वो अपनी तरह से अटैक कर रही है, और उधर राइट विंग अपनी तरह से कर रहा है। तो ये नेतन्याहू की जो पूरी स्थिति है, ये बनती जा रही है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो ये देखिए, ये जो मैं आपको यूएस एड वाला बता रहा था, $581 मिलियन, ये अमेरिकन टैक्सपेयर मनी, $581 मिलियन जो अमेरिका ने इजराइल को दिए। और इसने, अच्छा नहीं, किसको दिए? तेल अवीव यूनिवर्सिटी को दिए। देखिए और क्लियर हो गया, तेल अवीव यूनिवर्सिटी को यूएस एड ने $581 मिलियन अमेरिकन टैक्स पेयर्स का दिया। तेल अवीव यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है अबू कबीर फोरेंसिक इंस्टीट्यूट से, जो फिलिस्तीनी कॉर्पसेस को यूज करता है, फिलिस्तीनी शवों को चुराता है। मैंने आपको ये बहुत सारी स्टोरीज हमने की थी, कैसे फिलिस्तीनी शवों को चुरा के इजरायली रखते, उसको बेचते हैं। फिलिस्तीनी शवों को वो लोग ने चुरा के, बच्चों की लाशों को,
चुरा चुरा के उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये पूरा देखिए आप, पता नहीं जिंदा मतलब कुछ जो प्रिजनर्स हैं जो अधमरे होते हैं उन पे भी करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये तो दानव हैं, इनका तो कोई उस तरह का वो है नहीं। उसके बाद देखिए जो 21 जो रेजिस्टेंस ऑपरेशन हुए उसको लेके एक बड़े एनालिस्ट जो इजराइल के हैं, आवी ईसा शरोफ, ये जो इजराइल के बड़े एनालिस्ट हैं, उन्होंने दो बातें कही। उन्होंने कहा कि गाजा को लेके तो इजराइल भूल जाए, हमास वहां पर वापस आ गया है, आज नहीं तो कल वो गाजा को रिकंस्ट्रक्ट कर लेगा, दुनिया मदद करे या ना करे। और गाजा की स्थिति सब लोग जानते हैं, वहां पर 2 लाख टेंट्स की जरूरत है, वहां पर करीब 60,000 मोबाइल होम्स की जरूरत है। हमास बार बार इस चीज को कह रहा है, दुनिया में अभी इजराइल ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। एक तरह से इजराइल युद्ध विराम की जो ये शर्तें थी इनको लागू नहीं होने दे रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन एड वहां पर कायदे से जाए, फिर भी जबरदस्ती वहां पर इजिप्ट की तरफ से और हमास की तरफ से भी यहां पर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। इजराइल ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है तो गोली भी चली है कल, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो सारी चीजें जो हैं उसको लेके हमास खींच के, बिल्कुल जैसे रस्सा कशी होती, खींच के वो एड ला रहा है गाजा में। वेस्ट बैंक में सोचिए, वेस्ट बैंक जैसी जगह पे भी एड पहुंची है, जहां पर घेरा, कई जगह इजराइल घेरा डाले हुए है, कई शहरों में डाले हुए, मैंने बताया आपको, वहां पर भी एड की जरूरत है। वहां भी सोचिए आप हमास ने एड पहुंचाई। उसके बाद ये जो इजरायली एनालिस्ट है, इन्होंने कहा गाजा को तो इजराइल भूल जाए, वेस्ट बैंक में उसने पूरा प्रिडिक्ट कर दिया। और मैंने भी देख के आपसे कहा था, कल ही कहा था शायद, कि 15-20 दिनों में वेस्ट बैंक की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि इजराइल के संभले नहीं संभलेंगे। ये देखिए जो पूरी स्थिति है, आज का जो ये प्रसारण है। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अब अंत हो ही गया, मैं कहना भूल गया था। और सब्सक्राइबर्स पे प्लीज इस पे ध्यान दीजिए। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत।